नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के क्लास साइंस के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में क्या कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। जैसा कि मैंने आपको साइंस में मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो मतलब टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर होंगे और किस फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। तो सबसे टर्म 1 में आपको केमिस्ट्री का जो है आपको 16 मार्क्स का है, और फिर उसके बाद में आपका जो हो गया इसमें वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, इसमें जो हो गया चैप्टर 6 है वो 10 मार्क्स का हो गया, और नेचुरल फिनोमिनन हो गया आपको चैप्टर 10 है और 11 है वो 14 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में आपको टोटल लेकर के, और फिर फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है, दोनों इंक्लूड करके आपको टोटल थियरी का आपको 80 मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट में फर्स्ट हो गया और सेकेंड हो गया वो आपको दोनों मिला करके, दोनों इंक्लूड करके आपको 20 मार्क्स का होगा। ओके, तो ज़रा चलते हैं फर्स्ट टर्म में आपको क्या क्या पढ़ने को है। तो जैसे केमिकल सबस्टेंस नेचर और बिहेवियर में आप देख सकते हैं, तो मतलब इस बार भी वैसे ही था जैसे मतलब लॉकडाउन के कारण से जो पेंडेमिक हुआ था उसके वजह से जो सिचुएशन हुई थी, और उस सर्कमस्टेंसेस के कारण से चैप्टर को रिवाइज़ किया गया था सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, जो चैप्टर को रिड्यूस करके 30% रिड्यूस कर गया था। इस बार भी वैसे ही है, आपको भी फिर से देखने को मौका मिलेगा। तो अगर एक एक करके मैं आपको समझाते जाऊंगा। जैसे केमिकल रिएक्शन में देखिए, टोटल आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, है ना। तो सबका तो उसमें कोई चेंजिंग इसमें है नहीं। चैप्टर 2 में देख लीजिए, एसिड बेस एंड साल्ट है, इसमें आपको चेंजिंग देखने को है। तो जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है, या H प्लस जो फर्निशेस करता है वो H माइनस फर्निशेस करता है बेस और एसिड, है ना। H प्लस आपका एसिड हो गया फर्निशेस करता है, फिर OH माइनस जो हो गया बेस के द्वारा फर्निशेस होता है। जनरल प्रॉपर्टीज़ है, एग्जांपल्स है, यूजेस है, और फिर पीएच स्केल है। लॉगरिथम रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये थोड़ा हायर थोड़ा हो जाता है, लॉग वैल्यू ये सब लॉगरिथम पढ़ना पड़ जाता है, बट इसमें आपको उसका डेफिनेशन रिक्वायर्ड है नहीं, है ना। उसके बाद है आपको पीएच जो इम्पोर्टेंट है हमारे एवरीडे लाइफ में, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद प्रिपरेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। फिर ब्लीचिंग पाउडर हो गया, उसके बाद बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इन सब का प्रिपरेशन और यूजेस आपको डेफिनेटली हैं कि क्वेश्चंस आपको इस पर आपको कवर अप करने होंगे और समझने होंगे, तभी जा कर के आप एग्जामिनेशन को आप कवर कर पाइएगा। ओके, चलिए, तो फिर उसके बाद जो है मेटल और नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल्स जो है ये भी आपको इस बार फिर जो मेटलर्जी जो इस बार जैसे इससे पहले वाला जो क्लास 10 का एग्ज़ामिनेशन जो कैंसिल कर दिया गया था, बट चैप्टर जो उसके जो रिवाइज़ किए गए थे उनमें भी मेटलर्जी नहीं था, इस बार भी मेटलर्जी नहीं है ना। तो मेटलर्जी इस बार फिर से इसके चैप्टर्स से हटा दिया गया है। तो आपको जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स देखने को है वो है रिएक्टिविटी सीरीज है, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मतलब एनी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा, और फिर उसके बाद जो है आपको अनेक प्रॉपर्टीज़ जो आपको उसका देखने को मिलेगा, सॉलिड स्टेट है, कंडक्टिविटी है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब आपको हो गया, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। थर्माइट्री मतलब जो भी जो एनरिचमेंट ऑफ ओर है या मेटलर्जी के जो जो प्रोसेस है उसमें से कोई नहीं आने वाला है। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन ऑफ मेटल कुछ भी नहीं है, नथिंग है। बस इन सबको ध्यान देना है आपको, और बस आपको टर्म 1 में यही तीनों चैप्टर आपको पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद में आपको देख लेना है, तो उसके बाद आपको देखना है बायो का है। तो बायो में आपको एक ही चैप्टर आपको लाइव प्रोसेस में है। तो लाइव प्रोसेस में आपको क्या है, लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल हो गया, ये आपको हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स का आपको सिर्फ ऑप्टिक्स आपको पढ़ने को है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स सिर्फ आपको पढ़ने को है। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर आपको हो गया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया उसमें,
है ना। तो इसमें आपको टॉपिक जो है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व लाइन, सॉरी कर्व सरफेस हो गया, इमेज फॉर्मेशन का जो स्फेरिकल मिरर में है, कन्वेक्स हो या कन्केव हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, है ना। डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड है क्योंकि डेरिवेशन ज़रूरत होता नहीं है। और मैग्नीफिकेशन हो गया। और फिर उसके बाद में जो रिफ्रैक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस पर आप न्यूमेरिकल वाइज जो भी क्वेश्चन होते हैं इमेज फॉर्मेशन से लेके एवरीथिंग आपको आने वाला है। फिर उसके बाद है लेंस की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट जो है स्फेरिकल लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन है, और लेंस फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन है, पावर ऑफ लेंस है। ये आपको इसमें तो टोटल आपको ध्यान देने होंगे इस पर क्वेश्चन, क्योंकि MCQ का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली है इसमें से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। थोड़ा अब क्या कर लीजिएगा, जितना आपको इमेज बेसिस पे जो इमेज फॉर्मेशन है वो, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उन सब पर आपको फोकस करना होगा। ओके। और फिर उसके बाद है ह्यूमन आई का एंड कलरफुल वर्ल्ड है, उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू या प्रिज्म, प्रिज्म में कैसे आपको लाइट का जो मतलब कैसे उसमें इंटरफेस करेगा, कैसे उसमें पास करेगा, और कैसे उसका रिफ्रैक्शन होता है, ये आपको टोटली आपको लाइट के फंक्शन को देख करके आपको समझना है, समझना भी है स्केचिंग करके। और देखिए फिजिक्स है तो बिना स्केचिंग का कुछ आपको समझ में आने वाला भी नहीं है कि नहीं। तो वीडियो को देखते रहिए। आपको अभी तक आपने अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, ताकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही कीमती रोल निभाता भी है, क्योंकि आपकी फीडबैक से हमारे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। क्योंकि फीडबैक अगर होगा तभी जा कर के हम थोड़ा सा उस पर काम कर पाते हैं कि मेरे में जो भी वीकनेस है या जो भी मतलब सर्कमस्टेंसेस जो या सिचुएशन जो भी है उसको मैं कवर अप कर रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ज़रा आपके फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक से हमें संतुष्टि मिल सकती है, सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ में। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हो गया, इसमें आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म हो गया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, और एप्लीकेशन एंड डेली लाइफ हो गया। तो ये आपको इस पर जो ऑप्टिक्स है ये आपको आने वाला है। तो मैंने आपको समझा दिया है कि टर्म 1 में आपको ध्यान देना है, ऑप्टिक्स से है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है नहीं, यानी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो भी नहीं आने वाला है ना। तो ये सब चीज़ें हो गया है कि नहीं। तो इसमें आपको फोकस करना है इन सब चैप्टर्स पे। केमिस्ट्री हो गया आपका, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है, वो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, डेफिनेटली श्योर हो सकता है इसमें। और बायो से आपका एक ही चैप्टर है ना। तो इसमें आपको लाइव प्रोसेस का है और क्लियर कर सकते हैं आप। ऑप्टिक्स हो गया, डेफिनेटली है, हो सकता है। फिर टर्म 2 में देखिए आपको फिर से जो कार्बन कंपाउंड का है, और इसमें आप देख सकते हैं फिर से इसको रिवाइज किया गया है, चैप्टर को रिड्यूस भी किया गया हुआ है। जितने भी आपको इसके मतलब अल्केन या अल्कीन या अल्काइन और उसके जो फंक्शनल ग्रुप हैं, डेरिवेटिव्स हैं, उन सबको इसमें से मतलब हटा दिया, रिमूव कर दिया गया है। तो इसमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड हो गया, वर्सटाइल नेचर हो गया, जिसको हम बोलते हैं आपको टेट्रावैलेंसी, और कैटेनेशन जो होता है आपका कार्बन का होता है जो, और होमोलॉगस सीरीज। बस यही तीनों पॉइंट आपको पढ़ने के है। फिर आपको है उसके बाद केमिस्ट्री का 5th चैप्टर हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। तो इसमें क्लासिफिकेशन का कोई नीड क्यों हुआ था, उसके बाद जो भी अटैम्प्ट हुआ है अर्लियर अटैम्प्ट में, जैसे डोबेनियर ट्राइड्स हो गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया। फिर उसके बाद ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ है, वैलेंसी है, एटॉमिक नंबर है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ है। ये सब आपको इसमें टर्म 2 में आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद है आपको फिर से बायो का है। तो बायो में जो बच गया है 2 चैप्टर आपको, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हो गया आपका इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, आ गया इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी की है, तो इसमें आप कंटेंट देख सकते हैं। इसमें ओम्स लॉ है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज एंड combination of factor, parallel combination of resistors and in its application daily life, heating effect of electric current, its application in daily life, और इलेक्ट्रिक पावर इंटररिलेशन बिटवीन द PV I एंड R। तो ये सब हो गया आपको, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिमूव कर दिया गया है इसमें से।
तो फिर भी ये चैप्टर बहुत मायने रखता है, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स दोनों मिला करके आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको काम करेगा। तो इसलिए ऑप्टिक्स तो टोटल ही आपको उधर ही मिल ही गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, तो उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि उसमें डेफिनेटली है कि मार्क्स उससे ही आप स्कोर कर पाइएगा, इसलिए उन सब चैप्टर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और टर्म 2 में है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। इसमें आपको फिर से इसमें जो है आपको एसी जो है इसमें आपको ये पढ़ने को है इसमें, ठीक है, डीसी तो है नहीं, बट हाँ, तो जो करंट के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है बस उतना ही पढ़ना है, मतलब, और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो करंट प्रोड्यूस होने वाला है वो आपको नहीं पढ़ने को है, थोड़ा बहुत है। लास्टली में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इंड्यूस करंट हो गया, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है जो आपको करंट है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है जो इंड्यूस करंट को शो करता है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको समझाया भी जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मालूम चलेगा एक एक करके। फिर उसके बाद देख लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज हो गया आपको, तो नेचुरल रिसोर्सेज में उसका थीम है हो गया, और फिर उसके बाद जो हो गया नेचुरल रिसोर्सेज आवर इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गए, ओजोन डिप्लेशन है, वेस्ट प्रोटेक्शन एंड दियर सोल्यूशन है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हो गया। और फिर उसके बाद जो है आपको इंटरनल असेसमेंट है। फिर भी 16 चैप्टर एक लास्ट बचा हुआ है, वो आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ जुडिशियस में यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन है, एग्जांपल्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगा, बिग डैम्स है, एडवांटेज है, लिमिटेशंस है, अल्टरनेटिव्स इन इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। तो ये आपको जितने भी सब्जेक्टिव है या एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सेकेंड टर्म का है, लेकिन ज़्यादातर आपको फर्स्ट टर्म में ही निकल चुका हुआ है, इसलिए आप दोनों पर ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों मिला करके ही साइंस का स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल में ज़रा देखिए, टर्म फर्स्ट में आपको किस किस से क्वेश्चन हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट में आपको हो सकता है डाइल्यूट HCl है, इसका हो सकता है डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन हो गया, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड हो गया, लेमन जूस है, और वाटर है, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन हो गया, स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस हो गया, है ना। तो रिएक्शन के बेसिस पर जैसे लिटमस सॉल्यूशन है, ब्लू या रेड होगा, और जिंक मेटल है, उसके बाद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट हो गया, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो यूनिट फर्स्ट है, इसमें आपको यहाँ इस तरह का आपको जो भी प्रैक्टिकल है आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसके बेसिस पर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ये तो पता ही चलेगा बाद में आपको, बट यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चैप्टर 2 में आप देख लीजिए, कंपोजिशन है, जो परफॉर्मिंग और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आपको फॉलोइंग रिएक्शन दिया गया है, क्लासीफाई करना है उसको, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और फिर उसके बाद है एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलैम है, एक्शन ऑफ हीट ऑन द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हो गया, आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन हो गया। तो चैप्टर फर्स्ट है इसमें जैसे जेडन है, Fe है, कॉपर है, इसका एक्शन जो एक्शन देखने को है उसको ऑब्जर्विंग पर है ना। तो फॉलोइंग साल्ट सॉल्यूशन में है, 1 मिनट तो चलते हैं आगे की तरफ में। चैप्टर आप देखिए जरा, अरेंजिंग जेडन है, Fe है, सॉरी मैं ऊपर में क्वेश्चन नंबर 3 में था, ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जेडन, Fe, Cu एंड Al फॉलोइंग मेटल्स ऑन द फॉलोइंग साल्ट सॉल्यूशन। जेडन 4 एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हो गया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। तो फिर इसको नेक्स्ट है आपको है अरेंजिंग जेडन, Fe, Cu एंड Al इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द एबव रिजल्ट है, यूनिट 1 में है, और एक्सपेरिमेंटली सो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट द ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। चैप्टर 2 का हो गया आपका यूनिट 2 का चैप्टर 6 है डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो उसके बाद है ट्रैकिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट angles of incidence, measure the angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence and interpret the results। तो ये सब टोटल आपका हो गया। यहाँ से लास्ट है आपका
ट्रैकिंग द पाथ ऑफ द रेज ऑफ द लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये टर्म फर्स्ट का था। टर्म सेकंड में देख लीजिए आपका लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपको स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस ऑन द करंट आई पासिंग थ्रू इट एंड डिटरमाइनिंग इट्स रेसिस्टेंस, ऑल्सो प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द बी एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। चैप्टर 12 का हो गया स्टडिंग द बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा एंड बर्डिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। ओके, तो ये जो भी आपने देखा है सब चैप्टर को रिड्यूस करके रिवाइज करके सीबीएसई बोर्ड के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ओके, तो इसके बेसिस पे आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, और मेरा काम था आपको मैसेज दे देना। ओके, तो अब आपका फीडबैक चाहिए ही, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और आप जो है तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि अब नवंबर और दिसंबर के स्टार्टिंग और एंडिंग जो दोनों के बीचों बीच जो ड्यूरेशन है उसी के बीच में एग्जामिनेशन होगा, और ज़्यादा नहीं, अब जुलाई अब एंड होने को ही है, अब आपका अगस्त और सितंबर अक्टूबर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए आपका अक्टूबर तक नहीं सितंबर तक आप ख़त्म करने का, ताकि इन सब चैप्टर्स पे आपका रिवीजन हो सके। तो अक्टूबर टोटली आपको रिवीजन हो जाए, नवंबर में आप फ्री माइंड रहें ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके, स्कोर कर पाए। ओके, तो रिवाइज़ किया गया है सिलेबस को आप सभी स्टूडेंट सब के लिए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि मैंने आपको समझा पाया होगा। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।